मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पापा को कॉलेज में पढ़ने के लिए राजी किया था। वह कहते थे 10 क्लास पढ़ ली बहुत है, मैं और खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपने पापा से विनती की थी। मैंने कहा पापा 10 क्लास की पढ़ाई को कोई नहीं पूछता, आप क्यों नहीं समझते? मैं आपकी हालत बदलना चाहती हूँ। अच्छी शिक्षा हासिल करके अच्छी नौकरी करूँगी, हमारे भी हालात बदल जाएंगे। मेरे पापा कहने लगे भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है मैं उसी में खुश हूँ। तुमने पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन नौकरी मैं तुमसे नहीं करा पाऊँगा। फिर मैं इसी बात पर खुश थी कि मेरे पापा मान गए थे, क्योंकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे और मैं A1 ग्रेड से पास हुई थी। इसीलिए मैंने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया था। वहाँ मेरी दोस्ती ऐसी लड़कियों से हो गई थी जो अच्छे खाते पीते घरों से संबंध रखती थी। मेरे पास वैसे तो कोई भी दौलत न थी, लेकिन हाँ, मैं हुस्न की दौलत से माला माल थी। मेरे दोस्त जब ब्रांडेड कपड़ों की बातें करते हैं, बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करने की कहानियाँ सुनाते, तो मेरे दिल से भी यही इच्छा जागती थी कि काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसे आ जाए और मैं भी इनकी तरह गाड़ी में बैठकर मॉल में जाऊं, ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीदूं। लेकिन मेरी हसरत तो सीने में ही गहरी सांस लेते हुए दम तोड़ के रह जाती थी। वैसे तो सारी लड़कियां अच्छे घरों से सम्मान रखती थी, लेकिन मेरी एक दोस्त आरती तो डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला था, इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती उसी से की थी। एक बार आरती की बर्थडे पार्टी थी, वह भी मुझे जिद करने लगी कि तुम्हें पार्टी में ज़रूर आना है। अब मैं यह सोचने लगी कि मेरे पास तो उसकी सालगिरह पर पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है जो उसकी स्टैंडर्ड को मैच करे। अब मैं उसे हर बहाने करने लगी थी कि वह नहीं जानती कि मेरा संबंध गरीब घर से है और मैं एक बहुत ही पुराने इलाके में छोटे से घर में रहती हूँ। और सब लड़कियों से यह बात मैंने छुपाई थी, लेकिन वह तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। कहने लगी कि मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, तुम रहने दो, मैं अपने पापा के साथ आ जाऊंगी। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्या पहनूं। वहाँ तो सब लड़कियों ने एक से बढ़कर एक ब्रांडेड चीज़ पहनी होगी और मेरे कपड़े ही उन्हें मेरी हैसियत का पता दे देंगे। मुझे खुद से और अपने घर के माहौल से अब नफरत सी होने लगी थी। मैंने आज तक अपनी किसी सहेली को अपने घर पर आने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह लड़कियां मेरा घर देखकर मुझे दोस्ती खत्म कर दे या फिर मेरा मजाक उड़ाए। क्योंकि मेरी गरीबी पर मेरा कोई बस न था, मैं आरती के घर शाम को ही पहुंच गई थी। पापा मुझे बाइक से छोड़ आए थे। मैंने उनसे कहा था कि पापा मुझे रात को 10 बजे तक ले जाना। वह भी मान गए थे। मैं अपनी पिछली दिवाली का एक कॉटन का कढ़ाई वाला सूट पहनकर उसके घर गई थी। अपनी तरफ से तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुई थी। इस वक्त आरती के घर पर कोई भी नहीं आ पाया था। अभी तो वह खुद ही तैयार नहीं हुई थी। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई, मगर जब उसकी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी तो एकदम से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैं समझ गई कि उसे शायद मेरे हालात का अंदाज़ा हो गया है। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। कहने लगी यह क्या पहना है तुमने? यह पहनकर मेरी पार्टी में आओगी? लोग बातें सुनाएंगे। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने रोते हुए आरती को सारी बात बता दी। मुझे लगा अब तो आरती मुझे दोस्ती खत्म कर देगी, लेकिन मेरी बात सुनकर उसने मुंह नहीं चलाया था। कहने लगी कोई बात नहीं, चलो आओ, मैं तुम्हें अपना एक बहुत ही कीमती ड्रेस देती हूँ। मेरे पास बहुत से ब्रांडेड कपड़े हैं। यह कहने के बाद उसने अपनी ड्रॉर खोली तो मैं अपनी आंखों को झपकाना ही भूल गई थी। एक से बढ़कर एक फैंसी और कीमती ब्रांडेड कपड़े मौजूद थे। उनमें से मुझे एक ही बहुत खूबसूरत सा गाउन निकाल कर दिया। कहने लगी यह मेरे पापा दुबई से लाए थे, हमारे इंडिया के हिसाब से 50,000 का गाउन है, यह तुम पहन लो। मैंने कहा यह तो बहुत महंगा है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन कहने लगी कोई बात नहीं, तुमने रख लेना है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। मैंने 3-4 बार ही पहन लिया है, अब तो मुझे यह वैसे भी नहीं पहनना, इसीलिए तुमसे रख लेना। आरती की दरिया दिल देखकर ही मैं हैरान रह गई थी। दिल से दुआएं दी थी दोस्त हो तो ऐसी हो। मैंने उस गाउन को पहने तो किसी गरीब घर की बजाय अमीर घराने की लड़की लग रही थी। उसने मेरे बाल भी स्ट्रेट कर दिए थे, मेकअप भी कर दिया था और अपनी कीमती ज्वेलरी भी मुझे पहना दी थी। हील वाली सैंडल भी पहना दिए। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं इस बंगले की रहने वाली कोई अमीर जादी हूँ। आरती ने खुद तो एक फ्रॉक पहना हुआ था, बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मैं उस महफिल की जान बन गई थी और वजह शायद मेरा मुंह बोलना हुस्न था। मेरा कॉलेज की क्लास की सब लड़कियां आरती की सालगिरह पर पहुंची थी। बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी थी।
उसके पापा ने उसे अच्छा खासा पैसा लगाकर ही पार्टी का इंतजाम किया था। दोस्तों के साथ साथ आरती का पूरा खानदान भी उस पार्टी में मौजूद था और सभी अमीर लोग ने खूबसूरत थे। मैं काफ़ी नौजवान लड़कों की नज़रों के घेरे में थी। महफिल की जान बनी हुई थी। कई लड़के आरती से इशारों इशारों में सावधानी से मेरे बारे में पूछ भी रहे थे। उनमें से एक लड़का पेंट कोट पहने स्मार्ट लग रहा था। सब लड़कों में वह अलग ही नज़र आ रहा था। हल्की सी जेब बढ़ी हुई थी जो उसके चेहरे पर बड़ी अच्छी लग रही थी। कई लड़कियों की तो नज़रें उस लड़के पर थी। वह आरती के दूर का कजिन था। सालगिरह पर जब केक कटने लगा, सब लोगों ने आरती को तोहफे देने शुरू कर दिया, मगर उस लड़के ने उसे गाड़ी की चाबी दी थी। कहने लगा, यह लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है, रख लो। यह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह इतना अमीर था कि सालगिरह पर गाड़ी तोहफे में दे रहा था। आरती हंसने लगी और उसने वह चाबी ले ली। मैं उसकी खूबसूरती से जितना इम्प्रेस नहीं हुई थी जितना उसके दरिया दिल और दौलत पर हुई थी। अच्छे घर की ख्वाहिश किसे नहीं होती, और मेरे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही थी। मैंने नोट किया था कि उसे पूरी पार्टी पर उस लड़के की नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थी और मैं भी उसे देख देख कर मुस्कुराकर भरपूर जवाब दे रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वह नौजवान मेरे पास ही आ जाएगा। उसने गुलाब का फूल मेरे सामने पेश कर दिया और कहने लगा, आज की पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। यह सुनकर तो मेरा दिल इतना खुश हो गया था जैसे मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया हो। खूबसूरत भी अमीर भी। मैंने वह फूल उसे ले लिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। लेकिन ठीक उसी समय मेरे पापा पहुंच गए और मेरा दिल इतना बुरा हुआ लग रहा था जैसे कि कोई हसीन ख्वाब देख रही थी और अचानक से टूट गया हो। मैं पापा के साथ वापस आ गई, लेकिन रात भर मेरी आंखों में वही लड़का घूमता रहा। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली बात यह थी कि सालगिरह पर गाड़ी का तोहफा देने लाखों की आती है और उसने सालगिरह पर यूं ही दे दी थी, वरना और लोगों ने तो उसे सोने की चीज़ दी थी, लेकिन गाड़ी सबसे कीमती तोहफा थी। फिर मेरे दिल में भी यही ख्याल आने लगा कि वह आरती का मंगेतर तो नहीं। लेकिन अगले दिन कॉलेज में आरती ने मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था। साहिल तो तुम्हारी मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गया है। पता है तुम्हें, सुबह से ही फ़ोन पर मुझे पूछ चुका है कि अपनी दोस्त की मेरी दोस्ती करा दो, मुझे वह अच्छी लगी है। मैंने कहा, यह तुम्हारा क्या लगता है? कहने लगी कि मेरी माँ की मौसी का बहन का बेटा है, लेकिन वह तुम्हें पसंद करने लगा है। मैं आरती को थोड़ा सा नखरा दिखाया था। मैंने कहा, देखो, मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत ही शरीफ ख़ानदान की लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी। कहने लगी, उसका इरादा तुमसे शादी करने का है और वह भी बहुत शरीफ है, लेकिन तुमसे बात करना चाहता है। कहता है बस एक बार अपनी दोस्त से बात करवा दो। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन इनकार कर दिया कि आखिर इतने बड़े बाप का बेटा है, इतना अमीर है और फिर मुझ पर मर मिटने लगा है, यहाँ तक कि शादी भी करना चाहता है। मुझे तो थोड़ा सा नखरा दिखाना चाहिए। मैंने सुन रखा था कि अमीर लड़के मिडिल क्लास की लड़कियों की शराफत पर मर मिटते हैं, उन पर फिदा हो जाते हैं। उन्हें उनकी शर्मो हयात बड़ी भाती है, इसीलिए मैंने यही किया था। आरती ने मुझे बहुत ही कहा कि तुम साहिल से एक बार बात कर लो, लेकिन मैं यही कहा कि अगर वह काफ़ी सीरियस है तो मेरे घर पर रिश्ता भेज दे, लेकिन मैं फ़ोन पर बात करने को कोई सिलसिला जारी नहीं रख सकती। यह मेरे संस्कारों के खिलाफ है। मेरे संस्कार इस बात की इजाज़त नहीं देते। मैं पूरा पूरा शरीफ होने का ड्रामा रचाया था। हालांकि मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसे अमीर लड़के ऐसी चीज़ों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं चाँद की ख्वाहिश करूँगी तो वह मेरे दामन में आ जाएगा। साहिल का तो रिश्ता भी मेरे लिए ऐसा ही साबित हुआ था। अगले ही दिन सालगिरह की गाड़ी मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसकी माँ और बहन मुझे देखने आई थी और बहुत खुश थी। उसकी माँ सादा मिजाज की थी। कहने लगी, हमें तो आपकी बेटी बेहद पसंद है। मेरी माँ भी खुश थी और मैं तो यूँ थी कि मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। मुझे लगा कि शायद उसके घर वालों को मैं पसंद तो आ गई हूँ, लेकिन मेरा यह गंदा सा छोटा सा घर उन्हें पसंद नहीं आएगा। लेकिन उन्हें तो इस बात पे भी कोई एतराज़ नहीं था। मेरी लव स्टोरी बड़े ही आराम से अरेंज मैरिज में बदल गई थी। मैंने चाँद की ख्वाहिश की थी और उसे पा भी लिया था। मेरे साहिल से मंगनी हो गई और उसके बाद भी उसकी जिद थी कि मैं उससे बातें करूं, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। मैं अपनी बात पर अड़ी रही कि यह शरीफ लड़कियों के ढंग नहीं होते। 2 महीने बाद साहिल से मेरी शादी भी हो गई। शादी पर साहिल ने इतना धूम धड़ाका नहीं किया था जैसा मैंने सोचा था। मैं तो चाहती थी कि साहिल की बारात जब मेरे दरवाजे पर आए
तो मेरा पूरा मोहल्ला दांतों के नीचे उंगली दबाकर देखता रह जाए। ना ही उसने दहेज की कोई मांग की थी और ना ही कोई लंबी चौड़ी बारात लाया था। आरती ने मेरे सामने साहिल की बड़ी तारीफें की थी। मैं सोच चुकी थी कि दोबारा मैं अपने गरीब मायके की शक्ल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि अब तो मैं अमीर घर की बहू बनने जा रही थी। हनीमून पर वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी। मेरा पति मुझ पर वैसे ही बहुत फिदा था, लेकिन मेरा यह सपना तो उस वक्त चकनाचूर हुआ जब गाड़ी मेरे ही जैसे मोहल्ले के छोटे से घर के सामने रुकी थी। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मेरी सास और मेरी ननद मेरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर मुझे उतरने के लिए कहने लगी। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। यह चक्कर क्या था? जिस गाड़ी में वह मुझे लेकर आए थे वह 50 लाख से कम की नहीं थी, जो कि पूरी की पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। लेकिन यह घर बंगला नहीं था, बल्कि बहुत छोटा सा घर था। मैंने कहा, यह किसका घर है? तो मेरी ननद कहने लगी कि तुम्हारी ससुराल है। भाई उठो, आओ, बाहर आओ। यह सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। अपनी ननद के साथ घर में दाखिल हुई साहिल कहने लगा, यह गाड़ी मैं अपने दोस्त से मांग कर लाया था, उसे वापस भी करनी है। बस यह गाड़ी देकर मैं अभी आता हूँ। यह सुनकर तो मेरा जील जहाँ जमीन फटे, मैं वहीं अंदर ही समा जाऊँ। इतना बड़ा धोखा! मेरी हालत यह थी कि गम के और गुस्से के मारे मेरे आंसू भी नहीं निकल रहे थे। मेरी ननद मुझे घर के छोटे से आंगन में ले गई और वहीं से सामने वाले बने कमरे में लाकर बैठा दिया, जहां मेरे दहेज का सामान मुश्किल से फंसा फंसा कर रखा गया था। कमरे में बस बेड से उतरकर बाहर निकलने तक की जगह बची थी। वह छोटा सा कमरा देखकर मेरी आंखें से टप टप आंसू बह रहे थे। मुझे आरती पर भी गुस्सा आने लगा था, साहिल पर भी। उसने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि साहिल एक गरीब लड़का है। अगर वह गरीब था तो उसने सालगिरह पर गाड़ी की चाबी आरती को क्यों दी थी? इतना बड़ा गिफ्ट देने वाला नौजवान गरीब कैसे हो सकता था? मैंने दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। कुछ देर बाद साहिल मेरे कमरे में देख लूँगा कमरा बंद कर लिया और मेरे पास बैठ गया, लेकिन उसे देखते ही मेरी सिसकियाँ तेज हुई थी। वह मुझे देखने लगा और बोला, तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? अपने मुंह का बेड़ा गर्म कर रखा है। क्यों? रोने से जो मेकअप खराब होता है ना, बड़ा गंदा लगता है। अच्छी खासी दुल्हन भी चुड़ैल लगने लगती है। यहाँ मेरे अरमानों का कत्ल हो गया था और उसे पहेलियाँ सूझ रही थी। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया। मैंने कहा, झूठे धोखेबाज, बेशर्म नहीं आई तुम्हें मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा रचते हुए? मेरी बात सुनकर वह हैरत से मुझे देखने लगा। बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इन शब्दों में मुझसे बातें कर रही हो? मैं क्या किया है तुम्हारे साथ जो धोखे की बात कर रही हो? और तुम अच्छी लगी, सीधे तरीके से तुमसे शादी कर ली, इसमें धोखा क्या है? मैंने कहा, पहले मुझे यह बताओ कि यह सच में तुम्हारा घर है और वह गाड़ी तुम्हारे दोस्त की थी, तुम्हारी नहीं? उसने कहा, हाँ, वह गाड़ी मेरे दोस्त की थी, मेरी नहीं थी, और मेरा यही घर है। मैंने कहा, जब तुम इतने करीब थे तो तुम आरती के कजन कैसे हो सकते हो? मेरी बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसका दोस्त कजिन हूँ? और क्या अमीरों की रिश्तेदारी गरीबों से नहीं होती? यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, तुमने आरती की सालगिरह पर उसे गाड़ी गिफ्ट कैसे कर दी? वह कहने लगा, वह तो मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ और आरती का काफ़ी ख़ानदान वालों की गाड़ियाँ वहीं ठीक होने आई थी। उसकी गाड़ी भी वहीं पर ठीक होने आई थी। उसकी गाड़ी ख़राब थी। जिस दिन उसकी सालगिरह थी, मैं उसी दिन उसकी गाड़ी वापस करने आया तो वह कहने लगी कि उसकी सालगिरह है, इसीलिए मैं भी इनवाइटेड हूँ, तैयार होकर जाऊँ। इसीलिए मैं उसके सालगिरह में शामिल हो गया था। मेरे पास उसे देने के लिए कोई तोहफा नहीं था, इसीलिए मैंने मजाक में ही उसकी गाड़ी की चाबी उसे देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। यह सुनकर तो मेरा दिल चाहा कि समय का पहिया पीछे को घूम जाए। वह कहने लगा, देखो तो मुझे अच्छी लग रही थी। मैं आरती से पूछा तो कहने लगी कि मेरी यह दोस्त भी ज़्यादा अमीर नहीं है, तुम्हारी ही तरह है, इसीलिए मैंने उसे कहा कि मेरी उससे दोस्ती करवा दो। मैं बहुत चाहा कि तुमसे बात कर लूँ, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। हाँ, अगर तुम मुझसे बात करती तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता कि तुम क्या समझती थी। यह कहकर कुछ देर तक वह मुझे देखता रहा। मैं तो रो रही थी। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। मेरे आंसू बह रहे थे। वह शायद मेरी बात समझ गया था, इसीलिए पहले मुस्कुराकर फिर हंसने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसता चला गया। कहने लगा, वह अच्छा, अब समझ में आया। मुझे तो उसके यूं हंसते पर ऐसा लगा जैसे वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। वह मेरी तरफ इशारा करके ठहाके मार मार कर हंस रहा था और मुझ पर हंसने लगा। कहने लगा, यह तो बड़ा अच्छा फ्रैंक हो गया तुम्हारे साथ, यानी कि तुमने समझा कि मैं एक अमीर हूँ
और तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। यह कहकर वह फिर हंसने लगा। मैं अपना रोना धोना भूल बैठी। अब तो मैं उसके सामने शर्मिंदे शर्मिंदा सी बैठी थी और वह हंसी से जा रहा था। कहने लगा, लड़की, ख्वाबों की दुनिया से निकल जाओ, कोई भी अमीर ज़्यादा ऐसा बेवकूफ़ नहीं होता, समझी। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसमें चांदी की अंगूठी पहना दी। कहने लगा, मैं तो बस एक मैकेनिक हूँ। हाँ, 2-4 अच्छे कपड़े मेरे अम्मा ने सिलवा कर रखे हुए हैं जो मुझे खास उसी दिन पहनने को देती हैं जब उनकी अमीर ख़ानदान में कहीं से दावत होती है। हैरत है, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। यह कहते हुए वह मेरे करीब आने लगा। कोई बात नहीं, जो होना था वह तो हो गया। अब तुम्हारे रोने से क्या होगा। वैसे भी रोने से तुम्हारा काजल फैल गया है जो इस वक्त तुम्हारी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। अब वह मुझे शराफत करने लगा। तुम्हें देखते ही मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। जानती हो, मोहब्बत को कर लेना ही इंसान की असली जीत होती है। वह मेरा पति था, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर बेतहाशा रोना आ रहा था। मैं एक मैकेनिक की पत्नी बन गई थी। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, उस कांच की तरह से टूटकर मेरी आंखों में डूबने लगे थे। साहिल मुझे अपने मोहब्बत पर विश्वास दिला रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना उसकी तारीफ, ना उसकी मोहब्बत, और ना ही यह कमरा, और ना ही यह ज़िंदगी। न जाने कब मेरी आंख लगी थी। सुबह 7 बजे साहिल ने मुझे झकझोर कर उठाया था। मैंने आंखों को घूर कर देखा था। कहने लगा, यहाँ सिर्फ 7 बजे तक ही पानी आता है, जल्दी से नहा लो। यह सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर और भी रोना आ गया था। अब मुझे सारी ज़िंदगी इन बातों का हिसाब रखना होगा कि किस वक्त पानी आएगा और किस वक्त जाएगा। साहिल ने बस एक दिन की छुट्टी ली थी। मैंने सोचा था शादी के बाद हनीमून पर वर्ल्ड टूर पर जाऊंगी, और यहाँ तो बस मेरा पति मुझे चंदू के ढाबे तक लेकर गया था और खाना खिलाकर वापस ले आया था, और बस हो गया था मेरा हनीमून। मेरी ज़िंदगी घन चक्कर बनकर रह गई थी। हर वक्त साहिल ने मेरा झगड़ा होता कि वह कहीं मुझे घुमाने नहीं ले जाता। वह कहता, मेरी तनख्वाह में ही गुजर करो, मैं ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं कर सकता। मैंने कहा, जब से मेरी शादी हुई है तुम एक बार भी मुझे कहीं पर लेकर नहीं गए हो। कहने लगा, जानती हो, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मैं यहाँ अय्याशियाँ तुम्हें नहीं करा सकता। मैं रोती सी सकती रह गई थी। जैसे अपने बाप के घर में गुजारती थी, वैसे ही ज़िंदगी अपनी हर ख्वाहिश के लिए तरस रही थी। कभी सोचती थी कि मेरा वक्त बदल जाता, काश कि मैं साहिल की मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ती। अगर मुझे पता चल जाता कि मेरी भी तरह ये भी गरीब है तो मैं उसे शादी न करती और अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करती, अपने हालात बदलती। लेकिन अब तो मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। मेरी सास को पोते की इच्छा जागने लगी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मुझे बच्चा हो, इसीलिए मैं छुपकर बच्चा ना होने की दवाइयाँ खाना शुरू कर दी थी। मैंने सोचा था कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, तब हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे और तभी बच्चा पैदा करेंगे। उन्हीं दिनों मेरे कॉलेज की एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आई। वह मेरी तरह मिडिल क्लास की हुआ करती थी, लेकिन आज तो वह बड़ी बनकर आई थी। कपड़े भी काफ़ी ब्रांडेड पहने हुए थे, पर्स भी कीमती था। आते हुए मेरे लिए खूब सारा बेकरी का सामान और केक लाई थी। बातों बातों में मुझे पता चला कि वह एक ऐसा काम करती है जिससे उसकी गरीबी महीने में ही ख़त्म हो गई है। मैंने तो अपना घर भी खरीद लिया है, कुछ महीनों में ही मैं वहाँ शिफ्ट भी हो जाऊँगी। मैंने पूछा, अब ऐसा क्या काम करती हो कि महीने में ही उसकी ज़िंदगी बदल गई है। कहने लगी, तुम भी चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकती हो। मैं बड़ी दिलचस्पी से कहा कि हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा। कहने लगे कि जी बॉस के यहाँ मैं काम करती हूँ, वह लोग सोना स्मगलिंग करते हैं। बस हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, दुबई उसका सामान लेकर जाना होता है, सारा खर्च वही लोग उठाते हैं। बस दुबई से वापस आते हुए सोने की चीज़ पहनी होती है, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, चैन, लॉकेट, यह सब पहनकर यहाँ हमें हिंदुस्तान में आना होता है और यहाँ आते ही उन्हें उतार कर दे देते हैं। हम लोग जो भी सामान लाते हैं वह सारा का सारा उन्हीं लोगों का होता है, हमारा कुछ नहीं होता। बस हमें यहाँ से दुबई जाना होता है और होटल में हमारा कमरा बुक मिलता है। 2 दिन घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो। 2 दिन बाद हिंदुस्तान आ जाओ और आते हुए उनके लिए सोना लेते आओ। बदले में वह हमें 2 लाख, 3 लाख, कभी कभी 10 लाख दे देते हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, ऐसा भी उनके साथ सामान क्या होता है जो कभी कभी 10 लाख भी दे देते हैं। कहने लगी, यह तो मुझे नहीं पता, खैर मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं काम करना शुरू कर दिया है। मेरे घर में एसी है, जनरेटर है, अब तो मैंने अपना घर भी खरीद लिया है
और एक बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ बना रही हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर सोच चुकी थी कि अपने हालात बदलने के लिए मैं भी यह रिस्क ज़रूर लूँगी। बस 1 साल की मेहनत है, अगर 1 साल में मैं इतने पैसे कमा लूँ तो फिर घर में बैंक बैलेंस बनाने के बाद काम छोड़ दूंगी। मुझे भला कौन सी सारी ज़िंदगी यह काम करना था। लेकिन रात को जब मैं यह बात साहिल से कही तो वह मुझे घूर कर देखने लगा, कहने लगा, पागल हो गई हो तुम, जानती हो कितना खतरा है इस काम में। यकीनन वह कोई गैर कानूनी सामान भिजवाता होगा। यह काम नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें करने की अनुमति दूंगा। मैंने कहा, साहिल प्लीज़ समझने की कोशिश करो, और लोगों के बड़े बड़े हाथ हैं, तुम नहीं जानते, वरना यह कस्टम ऑफिसर ऐसा सामान आने जाने देते। जाहिर है लोगों की बड़ी सेटिंग होती है। जब मेरी दोस्त नहीं पकड़ी गई तो हम क्यों पकड़े जाएंगे। मुझे नहीं पता। देखो, मुझे ऐसी वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। तुमसे शादी मेरे धोखे में हुई है, वरना मैं खूबसूरत हूँ। आरती की सालगिरह पर मुझे बहुत से लड़के मेरे हुस्न के दीवाने हो गए थे। अगर तुमसे शादी न होती तो यकीनन किसी अमीर घराने में शादी हो जाती। मेरी बात सुनकर वह नाराज़ नज़रों से मुझे देखने लगा, कहने लगा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी ज़बान से मैं किसी और के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। मेरे अलावा किसी और को नज़र भर कर देखो तो मेरा जी चाहता है कि उसकी जान ले लूँ। साहिल की मोहब्बत मेरे लिए ऐसी थी, अगर बाजार में कहीं आते जाते कोई लफंगा लड़का मुझे घूर कर देखा तो साहिल उसे लड़ने लगता था। मेरे मामले में वह ऐसा ही था। साहिल के मुंह से सख्त शब्द सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने उसके दोनों हाथों को थाम लिया, उसे विनती करने लगी। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे यह काम करने की अनुमति दे दो, बल्कि तुम भी मेरे साथ यही काम करो। जो काम तुम करते हो उसे तुम्हें क्या मिलता है। कल को हमारा बच्चा होगा तो उसका क्या फ्यूचर होगा। साहिल, यह तो सोचो। मैं बड़ी विनती करके आखिरकार साहिल को राज़ी कर लिया। फिर हम दोनों ही उस आदमी से जाकर मिले जो कि रातों रात अमीर करने के सपने सच करता था। पहली बार जब हम उसका सामान दुबई लेकर जा रहे थे तो मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। मैं नहीं चाहती कि सामान में क्या है, बस इतना पता था कि बहुत कीमती चीज़ है। जब हम लोग दुबई के एयरपोर्ट पर बाहर निकले तब जाकर सुकून की सांस लिया था। वहाँ पहले से ही गाड़ी मौजूद थी जो हमें लेने आई थी। उसने हमें होटल में छोड़ा था। सामान हमसे वह ले चुके थे। बदले में यह कहा कि यहाँ पर हम 2 दिन जितना चाहे घूम फिर सकते हैं, बाकी पैसे हिंदुस्तान जाते ही मिल जाएंगे। होटल के कमरे में आकर मैं सोच रही थी कि दुबई में 2 दिन कहाँ घूम फिर सकते हैं, लेकिन साहिल खामोश था। मैंने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ। कहने लगा कि मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा, मगर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में यह सब कर रहा हूँ, वरना मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था। काश कि तुम मेरी तनख्वाह पर राज़ी हो जाती। मैंने कहा, इतना ज़्यादा मत सोचो। हमें कौन सा यह काम सारी ज़िंदगी करना है। बस अपना घर बना ले, थोड़ा सा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर ले, एक छोटी सी गाड़ी खरीदे, बस हम फिर यह काम छोड़ देंगे। लेकिन यह तो एक दलदल था जिससे निकलना मुश्किल था। पहले चक्कर में उसने हमें 5 लाख दिए थे। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं तो खुशी से पागल हो गई थी। मैं उसमें से 50,000 लिए। मैंने कहा, साहिल मैं इन पैसों से खूब सारी शॉपिंग करूँगी। लेकिन साहिल पता नहीं क्यों चुप सा था। कहने लगा कि मुझे यह पैसे जायज़ नहीं लगता। पता नहीं ये आदमी हमें कहाँ फंसा देगा। लेकिन मैं तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ना थी। उन 5 लाख को मैंने एक ही महीने में उड़ा दिया था। कमरे में एसी लगवाया और एलईडी लाइट और अपने घर के पानी का पक्का इंतजाम करवाया ताकि पानी की परेशानी ना उठानी पड़े। खूब सारी शॉपिंग की थी। साहिल को तो मैं एक पैसा भी नहीं दिया था, लेकिन जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो मैं साहिल से कहा कि चलो एक चक्कर और लगाते हैं। लेकिन इस बार जब उस आदमी से मिले तो वह कहने लगा कि मैं तुम लोगों से इस कदर काम नहीं करवा पाऊँगा। जब तुम लोगों की जी चाहे तुम लोग काम करो, और जब जी चाहे तो घर बैठ जाओ। अगर तुम लोगों को काम करना है तो महीने में 15 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यह सुनकर साहिल कहने लगा, इस तरह तो हम नज़रों में आ जाएंगे। वह कहने लगा, डोंट वेरी, मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुम लोगों को बचा लूँगा। कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता हूँ मैं। वह आदमी जब भी हमसे बात करता तो उसका चेहरा हमेशा दीवार की तरफ होती थी। हमने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था। वह दीवार की तरफ अपना चेहरा कर कर हमसे बात करता था। साहिल कहने लगा कि यह आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मेरा दिल कहता है कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो। सोचो, हर चक्कर के हमें 5 लाख मिलेंगे और हर महीने के 15 चक्कर, मतलब जानते हो कितने पैसे। हम तो 3-4 महीने में ही मालामाल हो जाएंगे। हमारे पास इतना बैंक बैलेंस जमा हो जाएगा कि हम सब कुछ खरीद लेंगे और यह काम छोड़ देंगे। हमें कौन सा यह काम सारी ज़िंदगी करना है। मैंने जैसे तैसे करके साहिल को राज़ी कर लिया था।
और फिर ऐसा ही होने लगा था। 1 महीने में हमारे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। साहिल कहने लगा, अब बस बहुत हो गया, अब मैं और काम नहीं करूँगा। मैंने कहा, देखो ना, यह पैसे इतने ही नहीं हैं कि हम कोई बंगला खरीद सके। 2 महीने दे दो मुझे, 2 महीने में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम एक फ्लैट खरीद लेंगे। उसके बाद मेरा तुमसे वादा है, मैं यह काम छोड़ दूँगी। साहिल की मोहब्बत की थी, वह मेरी बात मान जाता था, लेकिन शायद हमारी किस्मत अच्छी न थी। जैसे ही एक बार हम दुबई पहुँचे, साहिल को अपनी ट्रॉली लेकर बाहर निकलना था और मुझे बाद में। साहिल बाहर निकल चुका था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैंने अपना सामान अपनी ट्रॉली में रखा और बाहर जाने लगी तो एकदम से कस्टम ऑफिसर ने मुझे रोक लिया। कहने लगा, मुझे आपका सामान की तलाशी लेनी है। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। साहिल बाहर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। बाहर गाड़ी खड़ी थी, साहिल ने सामान ले लिया था। साहिल ने फ़ौरन से अंदर आया, कहने लगा, यह मेरी वाइफ है। क्या हुआ? वह ऑफिसर कहने लगा, हमें आपका सामान की चेकिंग करनी है। जैसे ही उसने मेरा सामान चेक किया, उसमें से एक हीरोइन निकली थी और यह देखकर मेरा रंग उड़ गया था। साहिल की हालत ने मुझसे भी अलग ना थी। ऑफिसर कहने लगा, आप लोग गैर कानूनी काम करते हैं, इसीलिए यहाँ के हिसाब से आपको 10 साल की कैद होगी। यह सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। साहिल कहने लगा, हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या खेल खेला गया है। यह सामान हमारा नहीं है। लेकिन वह ऑफिसर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हम दोनों को एक ही कमरे में ले गया। कहने लगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खामोशी से जाने दूं, तो तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगी। मैंने कहा, जी आप कहें, हमें क्या करना पड़ेगा? वो ऑफिसर साहिल से कहने लगा, तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसे एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। यह कहना था कि साहिल ने उस ऑफिसर का गिरबान पकड़ लिया। कहने लगा, तुम होते कौन हो मेरी बीवी के बारे में यह सब कहने वाले? हमने जुर्म किया है, ठीक है, तुम्हें जो कुछ करना है मेरे साथ करो। खबरदार, जो तुमने मेरी बीवी का नाम भी अपने ज़बान पर लिया। साहिल को गुस्से में देखकर उस ऑफिसर ने गुस्से से अपना गिरबान उसके हाथ से छुड़वाया और कहने लगा कि अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तूने मेरा गिरबान पकड़कर अच्छा नहीं किया। उसने फ़ौरन ही पुलिस को खबर कर दी और पुलिस हमें पकड़कर ले गई। अपने दोस्त को भी फ़ोन किया, वह अपने बॉस से कहे कि हमारी जान छुड़वाए, लेकिन कोई भी हमारी मदद को नहीं पहुंचा था। मुझे एक जेल में बंद कर दिया गया था। रात के समय एक जेलर औरत मुझे जेल से बाहर निकलकर ऑफिसर के कमरे में ले गई। मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उस कमरे में 3 ऑफिसर थे और साथ में वो ऑफिसर भी था। उन्हें देखकर मेरी जान निकली थी। वो ऑफिसर अरबी में कुछ बात कर रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। फिर वह जेलर कहने लगा कि तुम जाओ। वह औरत वहाँ से चली गई और चारों मेरे साथ मिलकर खूब दरिंदगी की थी। मेरी हालत यह थी कि मैं पागल सी हो गई थी। मेरा जी चाहता था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। वो ऑफिसर कहने लगा कि मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ। तुम्हारे बॉस के साथ हमारी सारी सेटिंग है, लेकिन तुम पर मेरी नीयत ख़राब हो गई थी। इसीलिए मैं तुम्हारे बॉस से कह दिया था कि सर, इस लड़की के साथ वक्त गुजारूंगा। अगर तुम्हारा पति उस दिन मेरा गिरबान ना पकड़ता तो बात सिर्फ और मेरे तुम्हारे बीच में होती, लेकिन तुम्हारे पति ने मेरा गिरबान पकड़कर अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है जिस कमरे में हमें तुम्हारे साथ वह सब कुछ किया है ना, उस कमरे में कैमरा भी लगा दिया गया था और जिसकी वीडियो तुम्हारे पति को दिखाई गई है। यह सुनकर तो मुझे लगा कि अब मैं जी नहीं पाऊंगी। साहिल मुझे बहुत मोहब्बत करता है। उसने कैसे यह सब देखा होगा और चाहा होगा। वो तो मेरी ज़बान से किसी गैर का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। मेरे लालच ने मुझे यह दिन दिखाया था। अगले दिन उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया। साहिल खामोश था, मैं रोए जा रही थी। जब हम वापस हिंदुस्तान आए तो मैं घर जाकर साहिल से माफ़िया मांगने लगी, लेकिन वह चुप था। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं कहा था। और फिर मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरा बंद कर लिया। मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी, कहने लगी, दरवाज़ा खोल दो, मैं कभी भी तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगी। लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था, नहीं खोला। मेरी सास भी आ गई थी और वह भी दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मोहल्ले के कुछ लड़के भी आ गए थे और दरवाजे को धक्का मारने लगे और जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर देखकर मैं पागल हो गई थी। साहिल ने अपनी जान ले ली थी, वह मर चुका था।
मेरे बैंक बैलेंस में उस वक्त 90 लाख रुपए थे। मेरे कमरे में हर सुख सुविधा का सामान मौजूद था। जिस घर में मैं रह रही थी उस घर में सुख सुविधा हर सामान मौजूद था, लेकिन फिर भी मैं खाली दम रह गई थी, फूट फूट कर रो रही थी, दीवारों से शर्म आ रही थी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के लिए साहिल तुम वापस आ जाओ। मैं यह सारे पैसे वापस कर दूंगी, तुम्हारे साथ करीबी से ज़िंदगी जी लूँगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? लेकिन वह नहीं उठता, वह मुझे छोड़कर जा चुका था। मुझे इन पैसों की अब घिन आने लगी थी, नफरत होने लगी थी, मैं पागल हो गई थी। कभी खुद सिर पटकने लगती, कभी अपने बाल नोचती। मेरी सास मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं हर वक्त रोती रहती हूँ, अपने साहिल को याद करती रहती हूँ, उसकी बातें याद करती हूँ कि बस मेरी यह गलती माफ़ कर दे और वह वापस आ जाए। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, तुम्हारे साथ करीबी से गुजारा कर लूँगी, लेकिन वह वापस नहीं आया। अभी भी मुझे साहिल के लौट आने का इंतज़ार है, पता नहीं क्यों, हालांकि मैं जानती हूँ कि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी अच्छी लगी हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।